मैं आपका अपना दिनेश कुमार शर्मा आज सभी विद्यार्थियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखो विद्यार्थियों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें आवेश तथा विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। अब देखो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक नोटिस के बारे में अवगत करा दूं। देखो JVNL ने कल एक नोटिस जारी किया है। 27 अगस्त को जिन विद्यार्थियों ने टेक्निकल हेल्पर की मुख्य परीक्षा दी थी वहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का कुछ सेंटरों पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था तथा साथ में कुछ विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए थे। तो उन विद्यार्थियों की परीक्षा डेट डल चुकी है। जस्ट दिवाली के बाद 2 नवंबर को उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो सभी विद्यार्थी अपनी जो JVNL की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाकर उस नोटिस को देखें तथा किन किन सेंटरों का एग्ज़ाम वापस हो रहा है, साथ में वे विद्यार्थी जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था और जिसके कारण उनके जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ था, उनके रोल नंबर डले हुए हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी ऑफिशियल JVNL की ऑफिशियली साइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर लें। अब देखो हम हमारी क्लास को आज आगे बढ़ा रहे हैं। देखो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था आवेश, साथ में उसके बाद पढ़ा हमने विद्युत धारा। अब देखो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। देखो सबसे पहली चीज की प्रतिरोध है क्या, इसको समझने के लिए हमने देखा है अब से पहले हमने पढ़ा है आवेश तथा विद्युत धारा को। जैसे सपोज करो ये कोई चालक धारा है, इसके अंदर क्या बह रही है, धारा, अर्थात आवेश पढ़ा। आवेश को जो बहने की दर है उसको हमने क्या बोला था, विद्युत धारा आई कहा है। तो जब ये विद्युत धारा किसी चालक के अंदर से प्रवाहित होती है तो ये चालक क्या करेगा, इस पदार्थ का कुछ गुण होगा जो इस विद्युत धारा को बहने से क्या करेगा, रोकेगा, अर्थात विरोध करता है, या इसके अंदर क्या डालेगा, बाधा डालेगा, इसको बहने नहीं देगा। तो किसी भी पदार्थ का वो गुण जो उसमें से विद्युत धारा को नहीं बहने देता, अर्थात रोकता है अथवा उसका विरोध करता है या उसको बाधा डालता है उसके मार्ग में, यानी कि रुकावट बनेगा या उसको कम कर देता है, किसको, विद्युत धारा के मान को कम करेगा, उसको रोकेगा, बहने नहीं देगा उसमें से, साथ में उसमें बाधा डालता है। तो वो किसी भी चालक का वो गुण जो कि किसी भी चालक के अंदर से विद्युत धारा को बहने से रोकता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध की देखो डेफिनेशन क्या बनती है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक उसमें से बहने वाली धारा का विरोध, ब्रैकेट में बोल सकते हैं बाधा, विरोध करता है, वह गुण उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसको बहने से रोकने वाला उस पदार्थ का गुण ही क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर ρL/A। देखो जो प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, R बराबर ρL/A। सर यहाँ पर एक एक चीज को समझने वाले हम। देखो जैसे L क्या है, A क्या है, रो क्या है, R क्या है। तो सबसे पहली चीज R क्या रहेगा, हमारा पदार्थ का प्रतिरोध, क्या रहने वाला है, पदार्थ का प्रतिरोध। L रहेगा पदार्थ की लंबाई,
क्या रहेगी? पदार्थ की लंबाई। ए रहेगा पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल। ए क्या रहने वाला है? पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल। और एल क्या रहने वाला है हमारा? सॉरी, रो, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो एक एक चीज को हम समझते हैं अब। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो R बराबर रो एल अपॉन ए। R बराबर क्या होगा? पदार्थ का प्रतिरोध। L क्या होता है? पदार्थ की लंबाई। और A क्या होता है आपका? पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल। रो क्या होता है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ रहेगा हमेशा किस में लेंगे? ओम में। किस में लिया जाएगा? ओम के अंदर। लंबाई हमेशा किस में ली जाती है? मीटर के अंदर ली जाती है। और जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। देखो अभी थोड़ी देर में इनके बारे में हम अच्छी तरह डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर R क्या हुआ? पदार्थ का प्रतिरोध किस में लिया जाता है? ओम में। L क्या है? पदार्थ की लंबाई जो कि क्या है आपकी? मीटर में। और A क्या है? पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल जो कि किस में लिया जाएगा? मीटर स्क्वायर में। और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक क्या रहेगा? ओम इंटू मीटर। अब देखो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रतिरोध, इसके पश्चात हम देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखो कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब देखो इसके पश्चात हम देख रहे हैं देखो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता हुआ रहेगा, किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। देखो यहां पर हम देख रहे हैं प्रतिरोध का मात्रक। तो देखो एसआई प्रणाली के अंदर जो हमारी एसआई या एमकेएस बोल सकते हैं हम, इस प्रणाली के अंदर हमारा मात्रक क्या रहता है? प्रतिरोध का ओम रहता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका प्रतिरोध का मात्रक है एसआई प्रणाली के अंदर क्या रहेगा? ओम रहेगा। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में जो आपका सीजीएस पद्धति है उसके अंदर प्रतिरोध का मात्रक होता है अभय ओम। क्या रहता है? अभय ओम रहता है। देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। सीजीएस पद्धति में जो आपका प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? अभय ओम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध के मात्रक क्या है। अब देखो हम हमारे साथ में देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा R बराबर रो एल अपॉन ए है। देखो आपका प्रतिरोध काफी बड़ा यूनिट, काफी बड़ी टॉपिक रहा है। साथ में इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां से देख रहे हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहां से पता लगेगा कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? L का मतलब लंबाई, यानी कि प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई पे निर्भर करता है। दूसरा A का मतलब क्या बताया था? अभी थोड़ी देर देखा था, पहले देखा था हमने कि A होता है पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल। तो पदार्थ के क्षेत्रफल जो हम चालक तार ले रहे हैं उसके क्षेत्रफल पर भी क्या निर्भर करेगा? हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। साथ में रो का मतलब क्या बताया था अभी? विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर कर रहा है। L का मतलब क्या हो गया? लंबाई। A का मतलब क्या हो गया? कटाक्ष क्षेत्रफल। तीसरी चीज रो है, रो का मतलब क्या हो गया हमारा? विशिष्ट प्रतिरोध। तीसरी चीज क्या हो गया हमारा? विशिष्ट प्रतिरोध। और चौथा रहेगा हमारा तापमान पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जब किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हम एक एक चीज को हम आसानी से डिस्कशन करने वाला। मैं आशा करता हूं यहां तक सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब देख रहे हैं हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या है हमारा? लंबाई। तो अब हमारी हेडिंग रहने वाली है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले
कारक, जो कि हमने अभी देखा था कितने प्रकार के रहेंगे, 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारक रहता है वो है हमारा लंबाई, पदार्थ की लंबाई। क्या रहने वाला है? पदार्थ की लंबाई। देखो पदार्थ की लंबाई, तो देखो फॉर्मूले से, जैसा कि फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है, R बराबर रो L अपॉन A है। तो इस फॉर्मूले से निकल के आएगा R प्रोपोर्शनल L। पहला स्टेटमेंट ये निकलेगा। देखो R प्रोपोर्शनल L, अर्थात कह सकते हैं जैसे जैसे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो, सीधा, इसका मतलब क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब हो गया कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा, हमारे प्रतिरोध का भी मान बढ़ता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी चालक तार की लंबाई, जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो देखो यहां से R प्रोपोर्शनल L, जैसे जैसे हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे ही बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और यदि लंबाई को कम किया जाए, लंबाई यदि हम कम करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहां पर हमने देखा कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा, जितना ज्यादा हमारा लंबा चालक होगा, उतना ही उसका क्या होने वाला है, प्रतिरोध होने वाला। और जितना कम हमारा जो चालक तार होगा लंबाई में, उसका उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब किसी चालक तार की लंबाई घटती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है। तो ये था हमारा पहला कारक। अब देखो दूसरा कारक क्या कहता है, वहीं से सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो प्रतिरोध, दूसरा कारक रहता है प्रतिरोध का, वो है हमारा, देखो यहां से स्टेटमेंट से निकलेगा, दूसरा पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल पर। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो यहां से पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल पर, देखो यहां से R प्रोपोर्शनल 1/A कहाँ है, नीचे की तरफ, तो 1/A आएगा। अर्थात यहां पर क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध प्रोपोर्शनल 1/A कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो गया यहां से, विलोमानुपाती। कि सर वहां तो आप बोल रहे थे समानुपाती और यहां पर बोल रहे हो विलोमानुपाती। देखो वहां पर क्या था, सीधा R प्रोपोर्शनल क्या था, L था, यानी कि सीधा सीधा था। अर्थात जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे के वैसे उसका क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या जस्ट अपोन में है, भाग के अंदर आ रहा है, इस वजह से क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, विलोमानुपाती बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर किसी चालक तार का क्या बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विलोम होगा, यानी अपोजिट होगा। अर्थात जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध उसका
कम होगा, और यदि क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसका कथन लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटता है, तथा जब कटाक्ष क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखो यहां से क्या है, पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या हो रहा था, विलोमानुपाती हो रहा है, तभी तो कह रहा है। देखो यहाँ पर जब कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कटाक्ष क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखो यहां से हमने ये देखा कि प्रतिरोध किसके विलोमानुपाती हो रहा है, उसके कटाक्ष क्षेत्रफल के। कभी कभार इस तरीके से आता है कि मोटे तार और पतले तार में से किसका प्रतिरोध कम ज्यादा होता है। तो देखो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, जिसका तार का आकार क्या है, मोटा है, तो हम कह सकते हैं मोटा तार क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, हमारा कम होगा। उसी प्रकार यदि पतला तार है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम, और जिसका क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हुआ है, एक दूसरे के विलोम होता है। ये हम पढ़ेंगे जब वाइंडिंग्स पढ़ेंगे, जब हम संट और सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे तो वहां पर मोटे तार की वाइंडिंग फेरे लिए जाते हैं, कुंडली ली जाती है, पतले तार की कुंडली ली जाती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग वहां देखेंगे, तब पता लगेगा कि ये क्या है। तो यहाँ से जितना ज़्यादा हमारा बेसिक अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा हम आगे चलकर अच्छा समझ पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें पता लगा कि मोटा तार होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार यदि हमारे पास पतला तार है तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल कम होने वाला है, उसके पश्चात उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहां से हमने अच्छी तरह समझा कि पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहां से हमने देखा इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका है प्रतिरोध है वो लंबाई के तो सीधे क्या हो रहा है, समानुपाती होगा, और दूसरी चीज उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, विलोम होता है, एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। अब देखो इन दोनों को पढ़ने के बाद दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक नोट आता है इसके लिए और एक नोट आता है इसके लिए। तो देखो दोनों नोट्स कैसे हैं समझाते हैं, और जिनके ऊपर ही हमारे एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल है वो वहीं से बनकर आते हैं। तो देखो दोनों नोट्स कौन कौन से हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें सबसे पहला देखा था हमने लंबाई, पदार्थ की लंबाई के कारण प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। दूसरा हमारा जो कारक था वो था कटाक्ष क्षेत्रफल। अब देखो नोट नंबर फर्स्ट, जो कि किस पे है, आर प्रोपोर्शनल एल पे है, अर्थात लंबाई बढ़ती है। तो देखो क्वेश्चन या कथन जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से आता है, जब किसी चालक तार की लंबाई n गुना कर दी जाती है
तो उसका नया प्रतिरोध n गुना हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि सपोज करो कोई चालक तार था जिसका पहले प्रतिरोध क्या था, R था, लेकिन उसकी लंबाई को कितना कर दिया, n गुना कर दिया। तो जो नया प्रतिरोध है, जो हमें उस चालक तार का नया प्रतिरोध मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले प्रतिरोध का n गुना हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, n, पुराना प्रतिरोध कितना था, R, तो क्या हो जाएगा, NR। तो नया प्रतिरोध क्या होता है, NR होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जैसे जैसे जितनी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध उतना ही गुना बढ़ता चला जाएगा। तो ये कथन हमेशा याद रखने वाला है। जब किसी चालक तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो उसके पश्चात एक दूसरा नोट आता है। देखो सभी इस नोट को अच्छी तरह स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एक एक टॉपिक हम एक एक तरीके से बेसिक से उसको उठाएंगे और बेसिक से क्लियर करेंगे। पहले हम इनकी थ्योरी देख रहे हैं, उसके पश्चात हम इनके न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि देखो किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फंसते हैं। देखो इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट है नोट नंबर 2। देखो वो है कि देखो जब किसी चालक तार को खींचकर, देखो ध्यान रखना है, जब किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी की जाती है जब किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी की जाती है तो उसका नया प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। देखो वहां पर केवल लंबाई को n गुना किया जा रहा था और यहां पर क्या कर रहे हैं हम, उसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को क्या करेंगे, n गुना करेंगे। देखो दोनों में अंतर समझो, एग्जाम्पल से समझो। देखो ये कोई चालक तार था, ठीक है, इसकी लंबाई क्या थी, L थी। मैंने क्या कहा था पिछले वाले केस में कि मैं इसी चालक तार की लंबाई को क्या कर रहा हूं, दुगना कर दूं। मान लो जस्ट क्या हो गया, इसका जस्ट डबल हो गया। पहले L था, अब कितना हो गया, 2L हो गया। अर्थात मैंने कितना बढ़ा दिया, n का मतलब कितना हो गया, 2, दुगना कर दिया उसकी लंबाई को। तो जो नया प्रतिरोध है, यदि पुराने वाले का प्रतिरोध क्या था, R, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, n का मान कितना है, n × R था, तो n का मान 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2R हो गया। लेकिन इस वाले केस में अपोजिट बात है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कोई चालक तार था, क्या था, ये कोई चालक तार था, इसकी लंबाई क्या थी, L थी। मैं क्या करूंगा, इसी तार को पकड़कर खींच रहा हूं। तो देखो जब मैं इसको पकड़कर खींचूंगा तो इसकी लंबाई तो बढ़ रही है, इसकी लंबाई के साथ साथ इसका क्या होगा, सॉरी देखो थोड़ा बारीक हो जाएगा तार इस तरीके से। देखो उसी तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर रहा हूं, 2L कर रहा हूं। तो पहले मोटा था, अब क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। पहले क्या था, मोटा था, अब क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो देखो यहां पर दोनों कारक काम करेंगे। उसकी लंबाई भी क्या हुई है, लंबाई 2L हो गई, लेकिन साथ में उसका क्षेत्रफल, मोटाई ऐसे क्या उसका क्षेत्रफल, पहले मोटा था अब क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो उसका जो क्षेत्रफल है
क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, जस्ट आधा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसी रेशो में कम हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि उसकी लंबाई भी क्या हो रही है, दुगनी, साथ में उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि उसी तार को हम खींच रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो नया प्रतिरोध है वो क्या होगा, देखो रो, लंबाई कितनी हो गई 2L, और जो हमारा क्षेत्रफल था वो क्या होगा A/2। तो ये कहाँ जा रहा है, जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया, 2 और 2 4 रो L/A, अर्थात ओवरऑल देखा जाए तो हमारा प्रतिरोध कितना गुना हो रहा है, R 4 गुना हो रहा है पुराने प्रतिरोध का। ये क्या हो जाएगा आपका नया प्रतिरोध, ये क्या आपका नया प्रतिरोध। हमारा जो पुराना प्रतिरोध है उसका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने लंबाई को कितना किया था 2 गुना, तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करोगे। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नया प्रतिरोध क्या होगा, n² इंटू पुराना प्रतिरोध, n² इंटू पुराना प्रतिरोध। अब यहां पर देखो कि इस तरीके से n² इंटू पुराना प्रतिरोध। अब पुराना प्रतिरोध कितना था हमारा, पुराना प्रतिरोध था हमारा R। क्या था पुराना प्रतिरोध, R था। तो यहां पर n का मान कितना किया मैंने, इसकी लंबाई को कितना बढ़ाया था, दुगना किया। तो n बराबर क्या हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, और पुराना प्रतिरोध क्या था R, तो 4R। वैसे हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे इनसे संबंधित, ताकि वहीं पे हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ये समझना था कि जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना किया जाएगा तो उसका जो नया प्रतिरोध है वो कितना स्क्वायर हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब सिंपली किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, n गुना, क्या होगा, केवल n गुना। किंतु यदि उसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2L किया जाए, दुगना किया जाए या n गुना बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n² गुना प्राप्त होता है। तो देखो आज की क्लास में हम केवल 2 कारकों को डिस्कशन कर पाए हैं। पहला रहा है हमारा चालक की लंबाई और दूसरा रहा है हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल। जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा कारक, जो कि क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, साथ में विशिष्ट प्रतिरोध पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है, और जो चौथा कारक रहने वाला है वो रहेगा हमारा तापमान। तो देखो आज की हमने बेसिक क्लास में इस तरीके से देखा है, फिर इसके पश्चात हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो मैंने पहले ही कहा है कि प्रतिरोध काफी बड़ा टॉपिक है और हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। जितना ज्यादा हमारा बेसिक होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपने सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, और जो सबसे पहला पार्ट है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। तो इसके अंदर से चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप कोई सा भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आपकी ट्रेड से संबंधित पेपर देते हो, उसमें लगभग 30 से लेकर 35% मार्क्स इसी ही बात के अंदर से आते हैं। और जिस बच्चे का जितना अच्छा बेसिक अच्छा होता है वो उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस तोड़ पाता है। तो देखो जो बच्चा मेरी स्टार्टिंग से क्लास देख रहा है उसको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किस लेवल की बात कर रहे हैं। देखो बच्चे कहते हैं कि सर हमें लेवल की क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, वो बात की बात होती है पहले उनकी बेसिक थ्योरी जितनी अच्छी होगी उसके बाद क्वेश्चंस लगाने में मजा आता है। हमें यदि थ्योरी नहीं आती तो क्वेश्चन लगा के क्या कर पाओगे। तो हमें रटना नहीं है किसी चीज को, हमें समझकर उन क्वेश्चनों को तोड़ना है और हमें एक लंबी तैयारी के लिए उतरना है। ऐसा नहीं हो आज केवल आज के लिए पढ़ाई कर ली। तो जितना ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम अपनी तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। साथ में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखो आप बच्चों का जितना सपोर्ट रहेगा उतना मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाकर दूंगा। साथ में मैं बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे पढ़ाई से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो बेझिझक मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर किसी चीज़ से कोई समस्या हो रही है तो उसके बारे में मेरे को अवगत कराएं, ताकि मैं अपने अगले वाले वीडियो में उस चीज़ को से हम उसको हटा दें और आपको इस चीज़ से संबंधित कोई दिक्कत
ना हो।